हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग मोशन से रिलेटेड टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड में, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, देखिए जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका यूज करना हम लोगों को। और एक है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। अब इस फार्मूला का यूज कई तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट है, when brake is applied, in the any, मान लीजिए मोटर या कार, कुछ भी ले लें, कोई भी व्हीकल्स ले लें, तो ये टर्म्स आएंगे। तो कोई चीज़ चल रही है और ब्रेक लेंगे तो ये अचानक रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये कितना डिस्टेंस चल रही है s। तो इसका मतलब है कि जब ब्रेक लिया गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करेंगे तो ये होगा u माइनस ए टी। यहाँ रिटार्डेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे? 0। अब यहाँ से u इक्वल टू ए टी वैल्यू आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लिया जाए। t का मान कितना समय तक मोशन होता रहेगा, तो एक्सेलरेशन देगा, या टाइम दिया है तो एक्सेलरेशन पूछता है कितना होगा। तो r इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू यू बाई टी। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये s निकालने के लिए है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इसमें है बी स्क्वायर प्लस 2as। तो ये यूज होगा 2as। तो यू स्क्वायर का मान यहाँ पर अब माइनस हो जाएगा, रिटार्डेशन है। 2as 0 है, या यू स्क्वायर की वैल्यू हो गया 2as। तो s का मान होगा यू स्क्वायर बाई 2a। तो ब्रेक लेने के बाद कोई गाड़ी कितना दूर तक चलकर रुक जाएगी। जैसे देखिए, लाइक इफ ए कार इज रनिंग with 10 meter per second and when
brake is applied it is retarded. It is retarded by 2, मान लीजिए रिटार्डेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन फाइंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस आफ्टर स्टॉप्ड. मान लीजिए यहाँ पर आफ्टर, यह कह सकते हैं कि बिफोर स्टॉप्ड. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है तो इसका फार्मूला है यू स्क्वायर बाई 2a. यू है 10 इंटू 10, 2 है और एज का मान कितना हो गया 2. तो ये हो गया 100/4 यानी 25 मीटर चलकर कार क्या होगी, रुक जाएगी. तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी को अभी भी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है. तब तक उस प्रक्रिया को कैरी ऑन पोजीशन में रखेंगे. अधिक से अधिक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे कब कौन सा कंडीशन लगेगा. अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सेकंड कि इफ ए बॉडी इज ट्रेवल्ड 20 मीटर in 7 seconds and 24 meter in 9 seconds, then find traveled distance in, मान लीजिए 15th सेकेंड. तो क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन मान लीजिए दे देगा इसी में ABCD. तो यहाँ से आपको दिया है कि 7 सेकेंड. तो सबसे पहले SN का फार्मूला है U प्लस A/2 2n-1. तो इस 6 में चली गई डिस्टेंस कितनी है 20 इक्वल टू U प्लस A/2 और n की वैल्यू 6 है -1. तो यहाँ से आ गया 20 इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 13. तो यहाँ से आ गया U प्लस 13A/2. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे ऐसे. दूसरा कंडीशन दिया है कि जब वो 24 मीटर चल रही है तो उस समय एक्सेलरेशन या टाइम का जो वैल्यू है वो 2 इंटू ये 6 नहीं 7 है 7 सेकेंड. तो यहाँ पर थोड़ा सा 7 दिया गया है. अगर 6 भी रहता तो ये आ जाएगा कितना 7 2 जा 14 और -1 13. ठीक है. ये 2 9 -1 तो ये हो गया
u प्लस a/2 और 18 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो गया 70। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस दो इक्वेशन मिल गए हम लोगों को, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, डिवाइड करें या u का मान निकाल कर इसमें रख दें, a का मान निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों के पास अब दो ऑप्शन है, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो मान लीजिए 2 माइनस 1 कर दिया जाए तो क्या होगा 24 माइनस 20, u से u कैंसिल हो जाएगा, a/2 17 माइनस 13 a/2। तो यहाँ से क्या मान निकला 4 और यहाँ पर आ गया 4/2 a यानी 2a। तो a की वैल्यू हो गया 4/2 यानी 2। अब फ्रॉम 1 किसी एक में a का मान रख देंगे तो u की वैल्यू निकल जाएगी। तो 20 प्लस 20 इक्वल टू u प्लस 13/2 और a की वैल्यू क्या रख दिया जाए 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u इक्वल टू 7। अब u का मान और a का मान निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। अगेन S15 का मान होगा 7 प्लस 2/2 2 इंटू 15 माइनस 1, तो 7 प्लस ये हो गया 29। तो 7 प्लस 29 हुआ, तो अब इसका मान क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर डिस्टेंस चलेगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो आप लोग क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस पर फोकस करना है। अब ये नहीं है कि किसी को नहीं आ रहा है कि आ रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करके और अपने रेंज में ऐसे क्वेश्चन को रख लेना, इक्वेशन आप मोशन पर, कि किस तरह से हम इसके मीनिंग को समझे, कब कौन सा इक्वेशन यूज करें। अब जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन एक ऐसे ले लिया जाए, थर्ड, कि इफ ए बॉल इज dropped freely from 40 meter height of a minar, then find velocity at approach to ground पर आएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि कोई बॉल है और एक मीनार है जो ग्राउंड से कितना हाइट पर है, h इक्वल टू 40 मीटर। तो ये कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगी या हिट करेगी, ये फाइंड करना है। तो जब फ्रीली ये बॉडी नीचे आएगी तो u को क्या लेते हैं 0। अब यहाँ पर फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
तो ये v स्क्वायर है 0 और यहाँ पर वैल्यू है 2gh, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब 2 है, g का मान 9.8 और h की वैल्यू रख देंगे हम लोग 40। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या आ गया, 2 इंटू 98 इंटू 4। एक दिन ये क्वेश्चन किसी लेक्चर में हुआ होगा, 2 इंटू 2 इंटू, तो इसका मान आ गया 28 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस में लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ऐसे, इफ a body is displaced as x equal to 2t cube minus 4t plus 6, then find its acceleration after 2 सेकेंड। तो इस तरह के पेपर में जब प्रश्न आते हैं तो x की वैल्यू क्या दिया गया, 2t क्यूब माइनस 4t प्लस 6, तो सीधे निकाल देंगे dx बाई dt। तो ये हो गया 6t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 12t माइनस 0। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है 12t। अब t की वैल्यू क्या रखना है, 2 सेकेंड। तो 12 इंटू 2 का मतलब हो गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप मोशन को कैसे अप्लाई करना है, ये सब टर्म आप लोग इसमें सीख लेंगे आसानी से, कब कौन सा इक्वेशन टच करना है हम लोगों को। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी इधर जा रही है ऐसे और दूसरी बॉडी भी ऐसे जा रही है। इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। कंडीशन फर्स्ट है। मान लीजिए यहाँ से एक बॉडी ऐसे जा रही है और दूसरी इधर से आ रही है। कंडीशन बी है, इसका वेलोसिटी va है और इसका v है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी VAB। इसका मतलब होगा VA माइनस VB। तो ये हो गया V12 बराबर V1 माइनस V2, डिफरेंस के इक्वल होगा। और यहाँ पर दोनों अपोजिट चल रही है तो रिलेटिव यानी सापेक्ष वेग वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा V12 बराबर V1 प्लस V2। माइनस करेंगे फिर ये अपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस। जैसे मान लीजिए कि दे दिया क्वेश्चन ऐसे कि एक नाव, मान लो हिंदी इंग्लिश, नदी की दिशा में चल रही है, तो उस नाव का सापेक्ष वेग
क्या होगा। तो नाव चल रही है, यानी नदी के दिशा में ही नाव चल रही है। इस पर सपोज कीजिए ऐसे चल रही है, तो जिस वेलोसिटी से चल रही है, मान लीजिए इसका वेलोसिटी v r है, तो वही वेलोसिटी इसका होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। तो यहाँ पर v का जो मान होगा वो v r के ही बराबर होगा, क्योंकि उसका अपना वेग नहीं है, इसी वेग से वो चल रही है। यही नाव अगर नदी ऐसे जा रही है और किसी स्पीड से, मान लीजिए स्टीमर से या इंजन से चलाई जा रही है, ये v r है और ये नाव का बोट की वेलोसिटी है, तो अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v r। तो ये हो जाएगा v r प्लस v b, दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पर माइनस था, तो नाव का अपना वेग नहीं है, यही है, तो इसको हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, v r। जैसे कोई आदमी अर्थ के सापेक्ष चल रहा है, तो अर्थ रेस्ट में है आपके लिए और आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जो होगी वही हो जाएगी आंसर के रूप में वेलोसिटी। तो जब दो बॉडी अपोजिट चलते हैं तो उनका सापेक्षिक वेग जुड़ जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सबट्रैक्ट हो जाता है। जैसे स्टेशन पर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती है तो लगता है कि दोनों स्लो डाउन है, और वही ट्रेन जब आप डबल लाइन से क्रॉस करती है, जब दोनों एक दूसरे के, तो इसका स्पीड बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो उस समय कंडीशन होगा ये वेग बढ़ जाता है और एक समय वेग घट जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो इस तरह के प्रैक्टिस में क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका u हो जाएगा मॉड u, यानी √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर √25 बराबर 5। और एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया गया है 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप, तो मॉड a यानी a का जो मान होगा √0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.09 प्लस 0.14, यानी 0.025 बराबर 0.5। तो अब यहाँ पर क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, तो v = u प्लस at। तो u का मान आ गया है 5 और इसका मान आ गया है 0.5, और कितना टाइम बाद निकालना हम लोगों को, आफ्टर
5 सेकेंड। तो ये 5 प्लस 2.5 बराबर 7.5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो बॉडी चलेगी उतना समय पर। 5 सेकेंड बाद उसका वेग इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग पढ़ते आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर कहा जाए तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने वाले 3 ही 4 फार्मूला हैं। उसी को आप लोगों को आगे पीछे करके सॉल्व करना है, कब कौन सा कंडीशन लगेगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस में लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं जैसे लॉज ऑफ मोशन। तो ये पढ़े थे एक दिन कि न्यूटन्स लॉज है, ये है इसी में, इसी से जुड़ा है, इसी से जुड़ा वेक्टर भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो न्यूटन्स लॉ जो होते हैं ये 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको लॉ ऑफ फोर्स और इसके लिए लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये सब नोमेनक्लेचर आते हैं। अब ये तीनों पढ़ें आप लोग। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इस पर कि फोर्स इज डिफाइंड बाय, ऑप्शन बना दिया इसे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बी आ गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सी आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ और डी आ गया सेल्फ। फोर्स सेल्फ डिफाइंड है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया ऐसे थियोरेटिकल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया ही बताता है कि फोर्स अगर बॉडी पर नहीं है तो बॉडी यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी मोशन में है तो मोशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि फोर्स अप्लाई न किया जाए। और फोर्स का काम है बॉडी के स्टेट को या पोजीशन को चेंज कर देना। तो जब फोर्स लग जाएगा तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा और वही फोर्स की डिफिनीशन को बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है ये फोर्स की वैल्यू को बताता है, क्योंकि ये सीधे फार्मूला देता है m इंटू ए। तो अगर पूछा जाता है कि फोर्स इज फाइंड बाय, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज डिफाइंड बाय, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज, मान लीजिए कि किसी चीज पर इफेक्ट डाल रहा है तो उसको हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की डिफिनीशन फर्स्ट लॉ से निकलती है, फोर्स का मान सेकेंड लॉ से निकलता है और फोर्स का प्रभाव
इफेक्ट ऑफ फोर्स थर्ड लॉ से निकलता है। तो ये आप लोगों को केयर करना है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो लड़के मिस्टेक करते हैं क्योंकि जो पढ़ते हैं तो फोर्स लॉ जो होता है इसी में पहले सबसे पहले F बराबर ma पढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि बल की यही डिफिनीशन है, तो ये बल का मान है, ये बल की डिफिनीशन देता है, बल का मान देता है और बल का प्रभाव देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अलर्ट रहेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि which of the following is correct, ऑप्शन दे दिया। when f equal to 0 v equal to 0, b दे दिया when f equal to 0 v equal to constant, c बना दिया when f equal to 0 तो मॉड v बराबर 0, d बना दिया when f equal to 0 v नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कॉमन अपना मेथड यूज करेंगे। तो ये आप लोग पढ़ते आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है किसी बुक को आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें तमाम क्वेश्चन है, उसको भी अपने एफर्ट में ले लेंगे और अपने रेंज के हिसाब से काम करेंगे, यानी किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, न्यूज़पेपर की तरह से उसको पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस में क्या डिफरेंसेज है। जैसे ये लिखा गया तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि सिलेबस में ऑल पॉइंट्स को दिया गया है कि ये टॉपिक भी रहेगा, ये टॉपिक होगा। तो देखिए न्यूटन्स इसको सॉल्व करते हैं तो F इक्वल टू फार्मूला है m इंटू ए। तो जब F की वैल्यू 0 करेंगे तो m a का मान होगा, इतना लिख सकते हैं, इसलिए a का मान भी हो जाएगा 0 बटा m इक्वल टू 0। अब ये a है dv बाई dt इक्वल टू 0, d बाई डी टी भी इक्वल टू 0 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। तो जब f का मान 0 करेंगे तो v का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, इसमें ये ऑप्शन है। तो जो जान रहे हैं उसी को आपको बारीकी से जानना है और उस पर क्या क्या संभावनाएं आपके सामने आ सकती है, उसी कंसेप्ट को अपने अपने एफर्ट से आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब है कि जैसे मान लीजिए कि आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बताया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा कि विच इज करेक्ट, ऑप्शन दे दिया F इक्वल टू 0 P इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0 P इक्वल टू कांस्टेंट, C दे दिया F इक्वल टू 0
p not equal to 0, f equal to 0, acceleration equal to constant। तो इसको क्या करेंगे अब ऐसे, तो यहाँ पर है कि जब पीक एफ का मान 0 होगा तो एफ इक्वल टू फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो 0 का मतलब है dp बाई डी टी इक्वल टू 0। तो जब dp बाई डी टी 0 हो गया तो p की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो जब f 0 होगा तो p क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको कहा जाता है, दिस इज also called law of conservation of momentum, संवेग संरक्षण का नियम। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये टर्म भी आप लोगों को सोचना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, which of the following is करेक्ट। ऑप्शन बना दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। बी बना दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। सी बना दिया, बोथ ए एंड बी। और सी बना दिया, डी बना दिया कि ऑल लॉज आर सेल्फ डिफाइंड, सेल्फ डिफाइंड। तो यहाँ से इसका मतलब है कि क्या ऑप्शन इसमें करेंगे। तो सभी लॉ अपने अपने एग्जिस्टेंस में है, सबका अपना कंडीशन है, रूल है। तो इसमें है कि F बराबर ma से ही सारा चीज़ मिलता है। संवेग संरक्षण का नियम इसी में है, इसी से वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही थी फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी संवेग संरक्षण को फॉलो करता है, क्योंकि F12 बराबर माइनस F21। तो F dp बाई डी टी है 1 प्लस 2 बाई डी टी इक्वल टू 0, या d बाई डी टी P1 प्लस P2 बराबर 0, या P1 प्लस P2 बराबर कांस्टेंट। डिफरेंशियल 0 है, टोटल P बराबर कांस्टेंट। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी शो करता है, यानी दोनों इसमें इंक्लूड है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अलग अलग ये नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ से बनता है वो कहीं से बन जाता है। 120 क्वेश्चन आना है पेपर में या 25, तो उसमें से आपके चैप्टर्स बहुत उसके कंपेयर में कम है, तो कहीं से क्वेश्चन एराइज होगा। पूरा सिलेबस का पार्ट टच करना होता है एग्जामिनर को, तो सभी टॉपिक को कहीं ना कहीं वो पेपर में इंक्लूड करता है। अब जिस
रूप में करें, आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन है और वो क्या सोचा है, तो ऐसे आप लोगों को बारीकी से हर टॉपिक को थरोली पढ़ना है, जैसे न्यूज़पेपर या स्टोरी पढ़ते हैं, हेडक लेकर नहीं पढ़ना है, समय बहुत है। आप फास्ट चीज़ों पर कंसेप्ट बनाकर रिवाइज कीजिए, फार्मूला अधिक से अधिक लर्न रखिए और उस फार्मूला से थियरी को कनेक्ट करिए, ये सब चीज़ें सॉल्व होने लगेगी। तो लॉज ऑफ मोशन, अब लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत कुछ है, जिसको पढ़ा जाए तो कई महीना लग सकते हैं और कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे तभी भी लगेगा कि अधूरा ही है। तो देखिए एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए और हम लोग लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग मान लीजिए कि ले लें संवेग का मान हो सकता है, संवेग का मान हो सकता है। अब संवेग जो होगा किसके इक्वल होगा, मान लीजिए ऑप्शन बना दिया कि P बराबर m/v, B बना दिया P बराबर, जैसे P का मान है तो इसका मान बना दिया कि ये इंटीग्रल ले लिया ऐसे f dt, इस तरह से भी मान ले लिया P का मान f dt, C बना दिया P इक्वल टू dp/dt, D बना दिया P बराबर df/dt। तो क्या होगा इसमें से सही, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि F इक्वल टू फार्मूला है dp/dt। तो यहाँ से dp का मान क्या निकलेगा, F इंटू dt, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया जाए, F dt यानी P इक्वल टू F इंटू dt। तो ये आपका क्वेश्चन। तो जो फार्मूला हम लोग जानते हैं उसी को कई रूपों में प्रस्तुत किया जाता है पेपर में, उसी को कैच करना होता है। तो इस तरह के टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से संबंधित कंसेप्चुअल चीज़ें क्या क्या है, कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं और कई फोर्स एक ही साथ रिएक्ट करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ फोर्स से कैसे निकाला जाता है वैल्यू, तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इसी में फ्रिक्शन है और इन सब का यूज हम लोग कहीं भी सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कहीं भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये तो अभी था कि आप लॉ जानते हैं, क्लास 9 से ही पढ़ते आए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो किसमें क्या कहा गया है इतना आप जानते हैं, तो उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे कैच करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। इसी के साथ ओके, गुड नाइट।